गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू नरवाज स्टडी पॉइंट। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे हमारी मनी एंड क्रेडिट चैप्टर थर्ड इकोनॉमिक्स क्लास 10th की क्वेश्चन आंसर डिस्कस। बेसिकली इसमें हम 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, समथिंग लाइक दैट। और जो आपने अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो वो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पिन कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है हमारा वो है बैंक क्या हैं। तो बैंक क्या होते हैं? बैंक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है जो अतिरिक्त नकद स्वीकार करता है और लोगों अथवा व्यवसायियों को ऋण देता है। ठीक है जी। बैंक क्या है? एक संस्था है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जो नकद स्वीकार करता है, यानी आप क्या करते हो, अपना कैश जमा करवाते हो ना बैंक में, तो नकद स्वीकार करता है। और तीसरा क्या है? लोगों अथवा व्यवसायियों को ऋण देता है। तो बेसिकली तीन इसमें मेन फैक्टर हैं। सबसे पहले तो जी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है। दूसरा क्या है? नकद स्वीकार करता है हमारा। और तीसरा क्या है? ऋण देता है लोगों को या फिर हम कह सकते हैं व्यवसायियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीदारी मुद्रा के द्वारा क्यों होती है? यानी जब हमने कुछ कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट हमने परचेज करना है, तो उसके लिए करेंसी की, मुद्रा की, मनी की, पैसे की क्यों ज़रूरत है? बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि यह आसानी से स्वीकार्य होती है। आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप जो उसको करेंसी दे रहे हो, जो आरबीआई ने क्या करी है, वेरीफाई करी है, तो कोई भी दुकानदार उसको लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है। तो हर जगह स्वीकार्य होती है, आसानी से स्वीकार्य होती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होती है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी इसमें उसको डबल कोइंसिडेंस वाला सिस्टम मतलब अप्लाई होना इसमें ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले को आपकी जो कोई वस्तु है वो तभी आपको वस्तु देगा जब आप उसको कोई वस्तु दोगे। जी नहीं। आपको, आपकी डिमांड है जी, आपने कोई भी मान लीजिए पेन लेना है, तो आपके पास पैसे है तो आप किसी भी शॉप से जा कर के ले सकते हो। आपकी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, जो नोट आपने ले रखा है, वो आरबीआई द्वारा वेरीफाइड है, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो सिंपल सा था जी कि मुद्रा की ज़रूरत क्यों होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनिमय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ठीक है। विनिमय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता था? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विनिमय प्रक्रिया में माध्यम का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? माध्यम बोला जाता है। विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? विनिमय प्रणाली। ऊपर आपने पढ़ा ना, विनिमय प्रक्रिया, विनिमय प्रणाली। तो होता क्या है बेसिकली? ये वस्तुओं का आदान प्रदान जिस प्रोसेस में होता है उसको क्या बोलते हैं? विनिमय प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें मुद्रा की खोज से पहले विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी जब तक जो आपकी करेंसी नहीं आई थी, मुद्रा नहीं आई थी, उससे पहले कोई दो ऐसे उत्पाद बताओ, दो ऐसे प्रोडक्ट बताओ जिनका यूज़ होता था एज अ इंटरमीडिएटर। तो वो कौन से होते थे? हमारी सोना और तांबा। सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के इस तरीके से प्रचलित थे। जब हमने कोई सामान लेना होता था तो मध्यकाल में क्या होता था, हम लोग सोने या चांदी के सिक्कों का यूज़ करते थे। ठीक है। 7th क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के आधुनिक रूपों का उल्लेख करें। यानी आज के टाइम पे हम जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, क्या कौन कौन से उसके रूप हैं, कौन कौन से टाइप हैं, यह मुद्रा के पारंपरिक रूप से किस प्रकार भिन्न हैं? कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। ठीक है जी। मुद्रा के पारंपरिक रूपों में सोना तथा चांदी शामिल है। यानी पारंपरिक रूप में, ट्रेडिशन में हम लोग क्या यूज़ करते थे पहले के टाइम में? तो जी सोने, चांदी, तांबे इनके सिक्के यूज़ करते थे। तो ये अलग है ना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कागज़ के नोट यूज़ कर रहे हैं या फिर मांग जमा मुद्रा के टाइप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और जिनका अपना मूल्य होता है, जबकि आधुनिक करेंसी का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। जिनका अपना कोई मूल्य होता है, इसका क्या मतलब है कि देखिए, अगर आपके पास सोने का सिक्का है ना,
सोना है आपके पास, उसको आप करेंसी के रूप में भी यूज़ कर सकते थे, उसकी आप ज्वेलरी भी बनवा सकते हो, मतलब उसकी कोई वैल्यू है ना। लेकिन हमारी जो अभी कागज़ के नोट हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है इन द सेंस उसका अपना खुद का कोई मूल्य नहीं है, उसका और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो आप, उसको आप लोग सिर्फ एज ए करेंसी ही यूज़ कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है। लोग बैंकों में धन जमा क्यों करते हैं? इसका जवाब देने की ज़रूरत है मुझे, बहुत आसान है, कर लोगे ना आप लोग। फिर भी देखिए, एक बार देख लेते हैं। तो कोई 2 कारण आपने बताने हैं। बैंकों के पास लोगों का धन सुरक्षित रहता है और वे अपने जमा पर ब्याज कमाते हैं। जमा पर यानी जो पैसा उन्होंने जमा करवाया है उस पर क्या ब्याज देता है बैंक उनको। उस संगठन का नाम बताएं जो केंद्रीय सरकार की तरफ से भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन जारी करता है भारत की करेंसी? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकों के लिए आय के प्रमुख साधन का उल्लेख करें। तो बैंकों के लिए आय का प्रमुख साधन क्या है? कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की क्या है? आय है। यानी बैंकों ने जो कर्जदारों को दिया है, ठीक है जी, और जमाकर्ताओं ने जो उनको उनके पास जमा करवाया है, तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज, कर्जदार बैंक को ब्याज देंगे ना, जिन्होंने कर्जा उठाया है बैंक से, वो क्या करेंगे? वो बैंक को ब्याज देंगे। और जमाकर्ता जिनका पैसा बैंक के पास जमा है, तो जब कर्जदार बैंक को पैसा देता है, उसके बदले में जब वो जमाकर्ता को उनका ब्याज दे देते हैं, तो बीच में जो डिफरेंस बचता है, जो पैसा बचता है, वो क्या है? बैंकों की आय का प्रमुख साधन है, यानी बैंकों को इनकम वहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग जमा क्या है? बैंक खाते में वह जमा राशि जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके मांग जमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या शामिल है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? करेंसी, मांग जमा, कागजी मुद्रा, एक्सेट्रा। बैंकों के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करो, यानी बैंक क्या क्या काम करते हैं? बैंक जमा स्वीकार करते हैं, यानी जो लोग हैं अपना पैसा बैंकों में जमा करवाते हैं, और बैंक ऋण देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 मदों का उल्लेख करें जिनका प्रयोग समर्थक ऋणाधार के रूप में हो सकता है। समर्थक ऋणाधार के रूप में यानी कि आप जब ऋण ले रहे हो, तो आप उस ऋण लेने वाले व्यक्ति को गिरवी के रूप में क्या क्या रख सकते हो? भूमि और इमारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार के लिए ऋण के किन्हीं 2 प्रमुख साधनों का उल्लेख करो, यानी कोई ग्रामीण परिवार है, गांव में रहने वाला परिवार है, तो वो ऋण कहाँ कहाँ से ले सकता है? सबसे पहला तो सहकारी व व्यावसायिक बैंक से ले सकता है। दूसरा क्या है? पेशेवर व कृषि साहूकार से। यानी औपचारिक ये हो, ये किस में आता है हमारे? ये आते हैं औपचारिक में, और ये किस में आते हैं? ये आते हैं अनौपचारिक में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीब परिवार ऋण के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, कारण दें। यानी अभी भी अनौपचारिक स्रोतों से ही क्यों लिया जाता है ऋण? गांव में या फिर कोई भी गरीब परिवार है, वो क्यों लेता है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण? क्योंकि ग्रामीण भारत में हर स्थान पर बैंक नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ता है? किसी साहूकार से या फिर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। बैंकों से कर्जा लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्जा लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल किस तरीके से? बैंक में आप जाओगे, आप बोलोगे कि जी मेरे को ना मतलब लोन चाहिए, तो उसके लिए 70 डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, इधर साइन करो ने उधर साइन करो, मतलब बहुत वो होती है ना, किच किच करते हैं वहाँ पे। और जिस बंदे को पता नहीं है ये सारी प्रोसेस का, तो उसको तो और भी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सिस्टम है हमारा, आप भी वाकिफ़ हो इससे और हम भी वाकिफ़ हैं। तो क्या होता है, तो वो गरीब जो परिवार के लोग हैं, या फिर जो गरीब परिवार का जो किसान है, या कोई और भी काम करने वाला छोटा मोटा, तो वो क्या करता है? वो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना ही प्रेफर करता है, बिकॉज़ वहाँ पे ये ज़्यादा वो होता है ना, हाँ, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रूफ वगैरह नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण या उधार की परिभाषा दो। ऋण क्या होता है? ऋण यानी उधार से तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया करवाता है। यानी इसमें क्या होता है कि आपको धन, वस्तु या कोई सेवा मुहैया करवाई जाती है, और
भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ऋण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ज जाल क्या है? कर्ज जाल के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का वर्णन करें। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्जदार ऋण लौटाने में असमर्थ होता है और इस मामले में ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना कष्टदायक हो सकता है। कर्ज जाल का क्या मतलब है कि आपने कर्जा उठाया और आप उस कर्जे को चुकाने में सक्षम नहीं हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आप एक ऐसे सर्कल में ट्रैप हो जाते हो कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? फसलों का नाश या जो फसल हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी किसान ने कर्जा लिया है और अब उसने किसके लिए लिया है कि जो कीटनाशक बीज दवाइयाँ जो भी वो उस फसल में डालेगा तो उसकी फसल की बिकने के बाद वो पैसा वापस कर देगा, मतलब वो कर्जा जो है वो चुका देगा। लेकिन अगर फसल ही ख़राब हो जाती है तो वो कर्ज नहीं चुका पाता, तो इसमें क्या है, वो कर्ज जाल में फंस जाता है। और क्या हो सकता है, गैर उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण का प्रयोग, यानी आप किसी प्रोडक्शन के लिए ऋण नहीं ले रहे हो, किसी और काम के लिए ले रहे हो, तो भी आप कर्ज जाल में फंस सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ऋण की शर्तों की व्याख्या करें, यानी क्या क्या कंडीशंस होती हैं लोन लेते टाइम। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, उसको रेट बताई जाएगी कि इस रेट पे मैं आपको जो पैसा है वो लोन पर, ब्याज पर, कर्ज पर जो भी है वो दे रहा हूँ। समर्थक ऋणाधार, यानी कि कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जो उन दोनों को जानता हो, तो बीच में जैसा होता है ना बिचौलिया, तो समर्थक होना चाहिए उस ऋण का आधार। मतलब दोनों जो पार्टियां हैं वो एग्री कर रही हूँ इस रेट से, ठीक है। आवश्यक कागजात, डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से, भुगतान का तरीका यानी पहले ही आप ये जो है वो क्लियर कर लो कि बाद में आप जो पैसा दे रहे हो, दोगे उस लोन के बदले में, या जो कर्जा आपने लिया है, जो उधार आपने लिया है, तो वो आप किस तरीके से दोगे, कैश में दोगे, चेक में दोगे, या जो भी मतलब वो है, तो वो जिस तरीके से दोगे वो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, यानी ये डिपेंड भी करता है कि जो पैसा दे रहा है या जो पैसा ले रहा है वो किस टाइप की मेंटेलिटी की है, तो ये एक अलग फैक्टर हो जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों की परिभाषा दी, तो ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? बैंक और सहकारी समितियां औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। अनौपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? साहूकार, व्यापारी, संबंधी, मित्र, यानी जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। उस संगठन का नाम बताएं जो उधार के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करता है, यानी लोन देते टाइम औपचारिक स्रोतों में कौन उस पर नज़र रखता है, कौन निरीक्षण करता है, कौन ऑब्जर्व करता है सारी चीज़ें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। गरीबों के लिए कर्ज का प्रमुख स्रोत क्या है? एक कारण दें। गरीबों के लिए कर्ज का प्रमुख स्रोत हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, अनौपचारिक स्रोत हैं जैसे कि साहूकार, व्यापारी, संबंधी, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो बैंकों से कर्जा नहीं ले पाते हैं। एक तर्क देकर पुष्टि करें कि ग्रामीण भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के विस्तार की बहुत ज़रूरत है। आपने इसमें एक तर्क देना है और बताना है कि भारत में जो लोन लिया जाता है उसके लिए औपचारिक स्रोतों की ज़रूरत है, यानी बैंकों की, सहकारी समितियों की। क्यों? लोगों की बहुत अधिक प्रतिशत ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करती है, इसलिए क्यों, मतलब ये बोला जा रहा है ना कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है औपचारिक स्रोतों पे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भारत में जो लोग हैं वो ज़्यादातर, अधिक प्रतिशत का क्या मतलब है, ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? अनौपचारिक स्रोतों पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए गांव में बैंकों की या फिर सहकारी समितियों की ज़रूरत है, औपचारिक स्रोतों की ज़रूरत है ऋण के। अधिकांश गरीब परिवार ऋण के औपचारिक क्षेत्रों से वंचित क्यों रह जाते हैं? क्यों? क्योंकि समर्थक ऋणाधार की कमी के कारण। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। बैंकों के पास पड़ी जमा राशि आय का साधन किस प्रकार बन सकती है? बैंकों के पास पड़ी जमा राशि का क्या मतलब है? जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा जमा करवा रखा है बैंक में, तो वो कैसे आय का साधन बन सकती है? तो बैंक क्या करेंगे, उस जमा राशि को किसी भी कर्जदार को कर्ज दे देंगे, क्योंकि बैंक जमा राशि का उपयोग ऋण देने के लिए,
ठीक है, कर्ज इन द सेंस लोन। तो ऋण देने के लिए करते हैं और इससे वे ब्याज अर्जित करते हैं। जिस कर्जदार को उन्होंने ऋण दिया है, लोन दिया है, उससे जो ब्याज आता है, ठीक है, वो जो लोन देते हैं ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होता है, और जो मतलब दिया जाता है जमाकर्ताओं को वो कम पे होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है ना मेन, वो बैंकों की आय का साधन होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।